वन पीस वर्ल्ड के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है तो वो है सेलेस्टियल ड्रैगन, क्योंकि इनके एक ही ऑर्डर पर वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी का भी मर्डर करा सकती है। लेकिन तब क्या होगा जब इनमें से ही किसी एक सेलेस्टियल ड्रैगन को आम लोगों के बीच छोड़ दिया जाए? एंड द आंसर इज प्रीटी मच क्लियर, द डेविल इटसेल्फ बॉर्न। इट मीन्स डॉन कीहोते डोफ्लामिंगो। आज की इस वीडियो में हम इसी कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। डोफ्लामिंगो को हमें 151 एपिसोड में दिखाया जाता है एज अ बेलिमियस सुपीरियर के तौर पर, लेकिन इसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन हमें मरीनफोर्ड आर्क के समय पता चलता है। तब हमें पता चलता है ये 7 वॉरलॉर्ड में से एक है। इसके अलावा ये ड्रेस रोसा का किंग है और इसके बाद ये फाइट करता है सर क्रोकोडाइल से या मैडम क्रोकोडाइल। तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो। लेकिन आखिर क्यों हम इस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि जबकि मरीनफोर्ड आर्क के समय इससे भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हमारे सामने थे, जैसे कि व्हाइट बियर्ड, ब्लैक बियर्ड, शैंक्स, सारे एडमिरल्स और इवन वाइस एडमिरल्स। जिस चीज ने हम लोगों का अटेंशन इस कैरेक्टर के ऊपर खींचा वो थी इसकी आइकॉनिक स्पीच। तुम भूल गए हो तो मैं तुम लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। पायरेट्स आर इवल एंड मरीन्स आर द टोटली अपोजिट ऑफ इट। ये सब हमें हिस्ट्री ने बताया है। लेकिन जिन बच्चों ने कभी पीस को विटनेस नहीं करा, उन बच्चों की फिलॉसफी उन बच्चों से बिल्कुल अपोजिट होती है जिन्होंने कभी वॉर नहीं देखी। जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और जो भी एक दूसरे को डिवावर करेगा वही जस्टिस होगा। वही डिसाइड करेगा फ्यूचर कैसा होगा और पास्ट को कैसे दिखाया जाएगा। वो ही डिसाइड करेगा सही क्या है और गलत। वो खुद बन जाएगा जस्टिस। और इसके बाद पंक हजार्ड के अंदर हमें इसकी टोटली अपोजिट साइड दिखाई जाती है, यानी कि जहां पर हमें पता चलता है इसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी हैं और वहां पर इसको एज अ जोकर माना जाता है। यानी कि ये उन लोगों में से होता है जो बाजी बिल्कुल पलट के रख दे, क्योंकि ये पंक हजार्ड में सीजर क्लाउन के साथ मिलकर स्माइल फ्रूट बनाता था और वो एक एम्पेरर ऑफ द सी यानी कि काइडो को सप्लाई करता था। और जिस बंदे के पीछे एम्पेरर ऑफ द सी और वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ हो तो भला उसको कौन टच कर सकता है। और इसके बाद ड्रेस रोसा में हमें डोफ्लामिंगो के पास्ट के बारे में बताया जाता है। डॉन कीहोते फैमिली उन रॉयल फैमिलीज में से होती है जिन्होंने 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था। तो इनकी फैमिली भी मरीजुआ में रहती थी। लेकिन डॉन कीहोते का जो फादर था वो बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन से काफी ज्यादा अलग था, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा दयालु और काइंड पर्सन था। अपने सेलेस्टियल ड्रैगन के टाइटल को सरेंडर करके एक नॉर्मल लाइफ जिएगा और इसके बाद वो एक छोटे से विलेज में आके एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन जैसे ही विलेज में रह रहे लोगों को ये पता चलता है कि ये सेलेस्टियल ड्रैगन हैं और उसके बाद उन लोगों के अंदर जितनी भी हर्ट फीलिंग्स थी, जितनी ड्रामा, जितना गुस्सा उन लोगों के अंदर था सेलेस्टियल ड्रैगन्स को लेके, वो सारा इस फैमिली को झेलना पड़ता है। जिस चीज को देखकर डोफ्लामिंगो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज, बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है अपने फादर के ऊपर, क्योंकि उसको ये लग रहा था आज जिस कंडीशन में हम हैं उसका जिम्मेदार बस मेरे फादर हैं। और इन सब के चक्कर में डोफ्लामिंगो की मदर पास आउट हो जाती है एंड दैट वाज डोफ्लामिंगोस ट्रिगर्ड पॉइंट, जिसकी वजह से डोफ्लामिंगो के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था उसने अपने फादर को ही मार दिया। लेकिन इन सारे इवेंट्स के चलते डोफ्लामिंगो अनलॉक करता है कॉन्कर्स हाकी और इसके बाद वो फॉर्म करता है डॉन कीहोते पायरेट्स को, जो कि मर्डर, स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सारे गलत काम करते थे। और ऐसे करते करते डोफ्लामिंगो बहुत ही ज्यादा पावर गेन कर लेता है और एक दिन वो ड्रेस रोसा के किंग यानी कि किंग रिको के पास आता है और डोफ्लामिंगो रिको से बोलता है, जिस टाइम पर अभी तुम रह रहे हो मरीजुआ से पहले हमारा ये घर हुआ करता था, तो मैं यहाँ पर वापस आया हूँ अपने इस होम को क्लेम करने के लिए। और अगर तुम्हें मुझसे ये आइलैंड वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे 10 मिलियन बेरीज देनी होंगी। जिसको सुनकर किंग रिको बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कैसे ना कैसे करके वो 10 मिलियन बेरीज का जुगाड़ करता है। लेकिन डोफ्लामिंगो किंग रिको को बिट्रे कर देता है। हद तो तब पर होती है जब डोफ्लामिंगो अपना सबसे बड़ा मास्टर प्लान अनलॉक करता है, यानी कि एक किंग के हाथों अपने खुद के किंगडम के लोगों को मारना, जिसको देखकर जो बाकी के बचे कुछ सर्वाइवर्स होते हैं उनके अंदर जितनी भी रिस्पेक्ट होती है किंग रिको को लेकर
वो सब खत्म हो जाती है। और तब वहां पर डोफ्लामिंगो किंग रिको को डिफीट करके ये प्रिटेंड करता है कि तुम्हारा सेवियर मैं हूँ। और जो आम जनता थी वो भी इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। एंड दैट्स हाउ डॉन कीहोते डोफ्लामिंगो बिकम ड्रेसरोसास किंग। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जैसा कि तुम लोग हमारे चैनल का ग्राफ देख रहे हो इसमें बहुत ही कम बंदों ने सब्सक्राइब कर रखा है। जो वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब करो। और इसके बाद डोफ्लामिंगो ड्रेसरोसा का किंग तो बन जाता है, लेकिन वो किंग जैसे कोई भी काम नहीं करता। वो ड्रेसरोसा के लोगों को शुगर की हेल्प से टॉय में कन्वर्ट कर देता है और उन टॉयज से अपने स्माइल फ्रूट्स की एक्सपोर्टिंग कराता है। लेकिन इसके बाद लॉ और लूफी मिलकर डोफ्लामिंगो को डिफीट कर देते हैं और डोफ्लामिंगो को इम्पेल डाउन के लेवल 6 में रखा जाता है। और ऐसा नहीं है काइदो ने डोफ्लामिंगो की हेल्प नहीं करी, उसने हेल्प करना चाहा, लेकिन सामने मंकी डी गार्प और सेनगोकू खड़े हुए थे। तुम लोग समझ ही गए होगे मैं किस इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ तो डॉन कीहोते डोफ्लामिंगो बॉर्न होता है एज अ विलन और उसको फोर्स भी करा जाता है एज अ विलन के तौर पर।